वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे, जरा जो पूरा बजट आया है इसको आसान जबान में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे सवालात जो हैं, फॉर एग्जांपल सबसे अहम जो सवाल एक आम आदमी के ज़हन में होगा वो ये कि क्या इसके बाद कोई मिनी बजट फौरन आएगा चंद हफ्तों के दौरान? क्या ये इलेक्शन ईयर का बजट है? क्या IMF का जो प्रोग्राम है इस बजट डॉक्यूमेंट की बेसिस पे क्या हम समझते हैं कि उसको फिर हम फाइनली गुड बाय कह दें, क्योंकि इसमें जो भी सब्सिडीज और जो रिलीफ दिया गया है वो बज़ाहिर IMF की शराइत के मुताबिक तो नहीं है। बात करेंगे, खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है, मुजम्मिल असलम साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब, आपसे आगाज करते हैं। सिंपल वर्ड्स, ये एक इलेक्शन ईयर बजट है या ये एक IMF की अप्रूवल के गुंजाइश इसमें अभी है और इसमें बाद में एक नया मिनी बजट आएगा? ये जो बजट है इसको आप किस तरह से सम अप करेंगे अगर मैं आपसे कहूं? देखिए, बिल्कुल एज ऑलवेज बजट इज मोर लाइक ए पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट देन एन इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट। ज्यादातर पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट ही होता है और उसमें हम ज्यादातर देखते हैं, और खासकर जब इलेक्शंस करीब हों तो गवर्नमेंट्स ये कोशिश करती हैं कि अपना पॉलिटिकल कैपिटल गेन करें या रीगेन करें जो प्रीवियसली जो है वो लूज कर चुकी होती है। तो इसमें भी आप देखें दो तीन चीजें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि होनी नहीं चाहिए वो हो गई हैं। इसमें एक तो चीज ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स मुराद देने की बात की गई है। उसमें देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ऑफ कोर्स एक बैकबोन बन सकता है और अनटैप्ड पोटेंशियल है बहुत ज्यादा, लेकिन वो राइट एक सोल्यूशन होता है वो ऑफ कोर्स अभी तक नजर नहीं आया। ये हम जब डिटेल्स देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स आएंगे उस वक्त हमें पता चलेगा। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर पे एक फोकस है। और दूसरा जो है, अगर आप ये देखें कि नंबर्स कैसे नजर आ रहे हैं कि अगर आप कहते हैं 9200 अरब रुपए का आप टैक्स अचीव करेंगे, तो ये कैसे करेंगे? ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर का भी जो टैक्स है वो भी आप 10% शॉर्टफॉल है, यानी कि 90% भी हार्डली आप शायद ना पहुंच सकें। तो जब आप वो कहते हैं जी इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो टैक्स इकट्ठा हो जाता है। मुझे ये समझ नहीं आती कि इस साल हाईएस्ट इन्फ्लेशन रही है पाकिस्तान में और एवरेज इन्फ्लेशन 27% रही है और 38% पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं। तो अगले साल अगर हम इन्फ्लेशन कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से 20% एक्सपेक्ट करते हैं और ग्रोथ हम 3.5% एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम 30 से 35% ग्रोथ कैसे ला सकते हैं टैक्सेस में? नंबर वन, जब आपकी इकोनॉमी रिसेशन में है। सेकेंडली, जब आप सूबों का हिस्सा निकाल दें, यानी कि जो भी टैक्स इकट्ठा करें उसमें सूबों का हिस्सा निकाल दें, तो जो कर्जों की अदायगियां हैं वो 106% बन जाती हैं आपकी, जो बकाया आपका जो टैक्स रह जाता है 106%। तो इसका मतलब है कि मैं स्टार्ट ही नेगेटिव से कर रहा हूं, मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो पहले मैं कर्जा लूंगा, फिर मैं एग्रीकल्चर को दूंगा, IT सेक्टर को दूंगा, सब्सिडीज दूंगा, डिफेंस को दूंगा, पेंशन दूंगा और डेवलपमेंट प्रोग्राम दूंगा। तो ये जो नंबर्स हैं ये कैसे वर्कआउट हुए, ये भी एक सवाल है। तीसरी चीज ये कि पेंशन में और सैलरीज में गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की अच्छा खासा इजाफा किया गया है। ऑफ कोर्स एक इन्फ्लेशन का कवर होना चाहिए, लेकिन व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द कंट्री? मतलब कंट्री बाकी को क्या मिलेगा इसमें? तीसरी चीज ये कि जो आपका BISP प्रोग्राम है उसमें 12.5% इंक्रीज दिया है, जहां पे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होता है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 35% तक इंक्रीज मिला है। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इतना ज्यादा इंक्रीज देना। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं देना चाहिए, लेकिन BISP प्रोग्राम को उससे ज्यादा इंक्रीज की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। हाँ। चौथा पॉइंट मेरा ये है कि आपने कुछ अच्छी चीजें ये कि IT सेक्टर को आपने मुराद दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपने ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से हमें जो है इसको पुल करना है, और फिर आपने कुछ ऐसी भी चीजें की हैं जो ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दिया 0.6%, जिसकी वजह से 2017-16 में जब लगा था उस वक्त आपकी करेंसी जो है वो बढ़ गई थी, यानी कि लोगों ने पैसे निकाले थे बैंकों से और ग्रे इकोनॉमी आपकी बढ़ गई थी। तो ये एकदम उस हिसाब से इनकरेजिंग नहीं है। फिर आपने बोनस पे टैक्स लगा दिया, फिर आपने जो हम कहते हैं एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना, रियल एस्टेट पे लगाना, रिटेल सेक्टर पे लगाना, वो थे मेन एरियाज, उन पे नहीं किया कुछ। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादातर पॉपुलिस्ट बजट और IMF को मुश्किल होगा मैं ये बताना कि किस तरह से टैक्स इकट्ठा होगा, कैसे हम डेफिसिट पूरा करेंगे। मुझे लगता है 3-4 महीने की बात शायद हो, गवर्नमेंट ये सोच रही हो कि अब वैसे भी इलेक्शन में जाना है, उसके बाद ही नया प्रोग्राम देखेंगे, और IMF को मुश्किल लग रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टफ होगा IMF को कन्विंस करना इस चीज। सही। मुजम्मिल साहब, सेम सवाल आपसे। इसका मतलब है कि ये एक इलेक्शन ईयर बजट है बज़ाहिर, जो इसके अंदर हमने देखा है जब बहुत सारी सियासी जमातें मिलकर हुकूमत बनाती हैं तो एक बजट में जो फोकस होता है वो हमें नजर नहीं आ रहा। यू कैन सी शेड्स ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये जो सारी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है ये 100% ये पीपल्स पार्टी की जो नजर आता है, झलकता है, ये उनकी कोर बिलीफ के अंदर ये चीज शामिल है। सो उसको लगता है कि जितने भी आपके इत्तेहादी हैं मुख्तलिफ, उनको इसमें जो जिस तरीके से अकोमोडेट करना था वो किया गया है। अच्छी बात है, कोलिशन में आप ये करते हैं, लोगों को रिलीफ भी देते हैं, लेकिन ये नंबर्स एडअप कैसे होंगे? इसका मतलब है कि 4 हफ्ते बाद एक मुकम्मल भरपूर नया बजट आएगा
اور وہ پھر حقیقی بجٹ ڈاکومنٹ ہوگا، یہ ایک وقتی طور پہ سیاسی بجٹ ڈاکومنٹ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہماری ہے کہ یہ جو بجٹ آپ کو یاد ہو، پچھلے سال بھی مسٹر اسماعیل نے جب بجٹ دیا تھا تو وہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے بجٹ کی تقریباً شکل چینج ہو گئی تھی اور وہ آئی ایم ایف نے 2 دفعہ تبدیل کرایا تھا. تو یہ آج کی بھی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ 3:30-4 بجے جو کیبنٹ کی میٹنگ شروع ہوئی، جو 5:30 تک رہی، جو اسحاق ڈار صاحب اندر پروپوزل لے کے گئے، ادھر اندر جیسے آپ نے خود کہا کہ 13 جماعتیں تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی اور یہ بھی تھی، تو سب نے اپنی اپنی تبدیلیاں کرا دی. اس کے بعد اتنا ٹائم تو تھا ہوگا نہیں، تو وہ انہوں نے آ کے تقریر کر دی جو لکھی ہوئی تھی. تو یہ بجٹ تو پہلے تو انشاءاللہ منی بجٹ میں نہیں، یہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے ایک دفعہ تبدیل ہوگا، آپ دیکھیے گا، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس میں انہوں نے ایسے ماشاءاللہ سے اہداف رکھے ہیں، وہ جو ہے کہ جیسے پاکستان کی معیشت جو ہے پتہ نہیں کون سی بلندیوں پہ چل رہی ہے. مثال کے طور پہ 9,200 ارب روپے کا ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا ہے، اس سال 7,000 ارب بھی نہیں کر سکیں گے، یعنی 2,200 ارب روپے. جو یہ سال گزرا ہے جب پی ٹی آئی کا آخری سال تھا تو اس سے یہ 900 ارب روپے فالتو نہیں کر سکے، تو اب یہ اگلے سال 2,200 ارب کہاں سے پورا کریں گے. پھر انہوں نے نان ٹیکس ریونیو جو ہے 3,000 ارب روپے ٹارگٹ رکھ لیا، اس سال یہ 1,400-1,500 ارب پورا نہیں کر سکیں گے. پھر انہوں نے اعلان کیا ہے 6,000 ارب کا، یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہوگا جو بجٹ میں اعلان کیا ہے. یہ منہ سے 6,000 ارب بول رہے ہیں، یہ 8,000 ارب کی طرف چلے جائے گا. پھر آپ ایک بات کریں گے بھی تنخواہوں کی، تنخواہوں میں تو یہ ماسٹر ہے نا یہ اعلانات کرنے کے، اور خاص طور پہ پی 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 والے. دوسری طرف جو احساس پروگرام ہے جس پہ سب سے زیادہ انکریز آنا چاہیے تھا اور وہاں پہ جو ہے سبسڈیز کو لے جانا چاہیے تھا، ٹارگیٹڈ کر دینا چاہیے تھا، اس کو صرف 400 سے 450 ارب کیا. اور جو سبسڈیز ہیں وہ 1,100 ارب کی پھر دے دیے، جو آئی ایم ایف جس کے سخت خلاف ہے، اور پھر آئی ایم ایف جو ہے بہت ساری ٹیکس ایگزمپشنز کے بھی خلاف ہے، وہ انہوں نے مینٹین کر لیے. تو کہیں سے اس کے جیسے کہتے ہیں سرے ملانا، سر پاؤں پکڑنا. اچھا پھر ایک اور بات دیکھیں، تنخواہیں جو ہیں 35% بڑھا دی کیونکہ مہنگائی ہے، لازمی بات ہے. پینشن والوں کی شاید مہنگائی کم ہے، ان کے لیے صرف 17.5% بڑھا دی. تو مطلب اب وہ پینشن والے جو ہیں شاید ووٹر سپورٹر نہیں ہے، کیا چکر ہے. پھر اس کے علاوہ یہ انہوں نے جو خسارہ ہے اس کو پر کرنے کے لیے یہ بولا کہ 2,500 ارب روپے بیرونی ملک سے قرضہ آئے گا پاکستان. جب آئی ایم ایف ہوتے ہوئے آپ کو خود نظر نہیں آ رہا تو یہ 8.5 ارب ڈالر بنتے ہیں، یہ رقم کہاں سے آئے گی؟